नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नर्सिंग चैनल पर जिसका नाम है टारगेट नर्सिंग ऑफिसर्स। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करना। और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है, सेंसस इज़ कंडक्टेड इन एवरी ईयर। जो पॉपुलेशन काउंटिंग होती है वो कितने साल के बाद की जाती है? इसके जो ऑप्शंस है वो है ऑप्शन ए 10 ईयर्स, ऑप्शन बी 25 ईयर्स, ऑप्शन सी 15 ईयर्स, ऑप्शन डी 20 ईयर्स। जो पॉपुलेशन काउंटिंग होती है वो एवरी 10 ईयर्स के बाद की जाती है। बेसिकली हम सभी को पता है जो लास्ट काउंटिंग हुई थी वो 2011 में की गई थी। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा। जो पॉपुलेशन होती है वो एवरी 10 ईयर्स के बाद कंडक्ट करवाई जाती है। Next question is, denominator for neonatal mortality rate is calculated by death of newborn within. neonatal mortality rate काउंट करने के लिए जो न्यूबॉर्न है उसकी डेथ विदिन कितनी ड्यूरेशन के अंदर हो तो उसे न्यूबॉर्न डेथ कहा जाता है। बेसिकली इसके ऑप्शंस है 24 आवर्स, विदिन 1 वीक, विदिन 28 डेज, विदिन 1 ईयर। बेसिकली जो न्यूबॉर्न होता है उसका जो एज ड्यूरेशन होता है वो 0 डे टू मतलब टाइम ऑफ बर्थ टिल 28 डेज के बीच में अगर उसकी डेथ हो तो उसे न्यूबॉर्न डेथ या न्यूनेटल डेथ कंसिडर किया जाता है। इसका जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी 28 डेज। जो पीडियाट्रिक के एज ग्रुप है वो डिवाइड किए गए हैं, वो यहाँ पर हमने चार्ट में लगाए हैं। एक बार ये भी देख लेना, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत से सवाल आते हैं कि टॉडलर जो एज ग्रुप होता है उसका एज ड्यूरेशन कितना होता है, या इन्फेंट जो होता है उसका एज ड्यूरेशन कितना होता है। बेसिकली 0 to 1 मंथ के बीच में अगर उसकी एज हो तो उसे न्यूबॉर्न कंसिडर किया जाता है। 1 मंथ to 1 ईयर हो तो उसे इन्फेंट कहा जाता है। देन 1 ईयर to 3 ईयर्स हो तो उसे टॉडलर कहा जाएगा। देन 3 ईयर to 6 ईयर्स प्री स्कूलर कहा जाएगा। 6 to 12 ईयर्स उसे स्कूल गोइंग चाइल्ड कहा जाएगा। एंड 12 to 18 ईयर्स के बीच में उसे एडोलेसेंट कहा जाएगा। ये चार्ट पॉज करके आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउटब्रेक ऑफ डिसीजेस इन कम्युनिटी इन एक्सेस द नॉर्मल एक्सपेक्टेशन इज। कम्युनिटी में अगर एक आध डिसीज़ का आउटब्रेक हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? एपिडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक और एंडेमिक। हम सभी को पता है कि रिसेंटली जो एक वायरस का जो आउटब्रेक हुआ था, जैसे कि कोरोना कहते हैं, कोरोना का आउटब्रेक हुआ था, उसे किस चीज़ से पुकारा गया था? उसे पेंडेमिक कहा गया था। पेंडेमिक यानी क्या, एंडेमिक मतलब क्या, एपिडेमिक मतलब क्या, ये यहाँ पर हम डायग्राम की हेल्प से एक बार समझ लेते हैं। बेसिकली ये डायग्राम है जिसमें हमने एपिडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक यहाँ पर दिखाया गया है। बेसिकली यहाँ पर जो पूछा गया है कि कम्युनिटी के बीच में अगर एक आध डिसीज आउटब्रेक हो तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा एपिडेमिक। एपिडेमिक यानी क्या, एक आध पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर रीजन में अगर वहाँ पर सडन इंक्रीज इन द केसेस हो जाए या सडन डिसीज आउटब्रेक हो जाए तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है। जो कोरोना के केस में हमने देखा था, पर्टिकुलर कंट्री यानी सपोज चाइना में डिसीज़ का ओरिजिनेट हुआ था, वो चाइना से वो बढ़ते बढ़ते बाकी की कंट्रीज़ में स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया था। बेसिकली उसका ओरिजिनेशन था वो चाइना में था, तो बेसिकली प्राइमरली जो एपिडेमिक था वो चाइना में था। इसकी वजह से उसे वो रीजन को एपिडेमिक डिसीज़ कंसिडर किया जा सकता था। एंडेमिक यानी क्या, एंडेमिक यानी पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, लिमिटेड पॉपुलेशन में अगर वहाँ पर डिसीज़ स्प्रेड होता हो या लोअर स्प्रेड, उस डिसीज़ का जो स्प्रेडिंग क्राइटेरिया है वो बहुत लो है तो उसे हम एंडेमिक कहेंगे। बट सपोज पेंडेमिक यानी मतलब क्या, सपोज चाइना से वो डिसीज जो कोरोना था वो चाइना से बाकी के कंट्रीज़ या बाकी के स्टेट में भी वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया था। इसकी वजह से पूरा जो बाकी के कंट्रीज़ थे वहाँ पे भी उसका जो रेट है या उसका जो इंक्रीजिंग स्प्रेडिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह से उसे पेंडेमिक कंसिडर किया गया था। ये डायग्राम की हेल्प से आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि पेंडेमिक यानी क्या, एपिडेमिक यानी क्या, एंडेमिक यानी क्या। ये क्वेश्चन का जो सवाल, ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब होगा वो एपिडेमिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
An amputation bed is also known as option A fracture bed, option B open bed, option C stump bed, option C cardiac bed. So amputed bed को और किस नाम से पुकारा जाता है? सो बेसिकली इसका जो सही जवाब होगा वो स्टम्प बेड होगा. सो स्टम्प बेड क्यों कहा जाता है? सो बेसिकली जब भी एक हाथ पेशेंट की एम्पुटेशन की जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ बिलोनी एम्पुटेशन किया गया है. सो बिलोनी एम्पुटेशन करने के बाद वो एम्पुटेड लेग्स को जो सपोर्ट या प्राइमरी प्रिकॉशंस या प्राइमरी केयर देने की जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या इंस्ट्रूमेंट पोजीशंस होती है वो देने के लिए जो बेड क्रिएट किया जाता है वो जिस पे पॉसिबल रिकवरी फास्टर रेट से हो पाए. सो वो जो बेड होता है उसे स्टम्प बेड के नाम से भी या एम्पुटेड बेड के नाम से भी पुकारा जाता है. So next question is OTT test is done to measure option A level of residual and combined chlorine in the water, the number of coliform organisms in the water, acceptable noise level in the hospital wards, option D human development index. So इसका जो सही जवाब होगा वो होगा the level of residuals and combined chlorine in the water. So OTT test जो होता है वो बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरह का जिसमें जो क्लोरीन मिलाया हुआ वाटर है उसमें लिया जाता है, उसमें OTT सोल्यूशन डाला जाता है. अगर उसका कलर इनमें से किसी भी कलर के साथ मैच होता है तो उसको अकॉर्डिंग टू उसे क्लासीफाई किया जाता है. बेसिकली जो आइडियल क्लोरीन लेवल जो होता है OTT सोल्यूशन का वो होता है 1.5 to 3.4 या 1.0 to 2.2 के बीच में. अगर उसका कलर मैच करता है तो उसे आइडियल कंसिडर किया जाएगा. सपोज 3.0 to 6.5 के या 1.0 to 11.0 के बीच में हो तो हाई अमाउंट ऑफ क्लोरीन वाटर में प्रेजेंट है ऐसा कंसिडर किया जाएगा. सो OTT सोल्यूशन OTT चेक करने के लिए यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट आता है, लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सिर्फ OTT सोल्यूशन डालना पड़ता है और वो अप्रोप्रिएट रिजल्ट आपको निकाल के देता है. सो बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो मोस्टली वाटर की प्यूरिफिकेशन या क्लोरीन अमाउंट ऑफ क्लोरीन कितना प्रेजेंट है वाटर में ये आइडेंटिफाई करने के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है. सो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा. वन ऑफ द स्टरलाइजेशन टेक्निक यूज्ड एट होम. जो स्टरलाइजेशन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टरलाइजेशन टेक्निक्स होती है उनमें से कौन सी टेक्निक घर पे यूज़ की जाती है? ऑप्शन ए बॉइलिंग, ऑप्शन बी ऑटोक्लेव, ऑप्शन सी केमिकल मेथड, ऑप्शन डी फायर. सो बेसिकली हम सभी को पता है कि घर पे एक ही स्टरलाइजेशन मेथड हम यूज़ करते हैं वो होती है बॉइलिंग. सो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए बॉइलिंग होगा. सो देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड. बेसिकली दोज डिवाइडेड इंटू फर्स्टली इन प्राइमरली divided into two parts, physical method and chemical method. Furtherly divided into physically method divided into three parts, which is heat, radiation and filtration, and chemical method divided into two parts, which is gas and liquid. So basically हम सभी को ये जो स्टरलाइजेशन टेक्निक डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन है इसके क्लासिफिकेशन हमें पता होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में इसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं कि हीट स्टरलाइजेशन के अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड्स आते हैं या गैस स्टरलाइजेशन के अंदर कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टरलाइजेशन मेथड आते हैं. सो ये चार्ट आप एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इसके ऊपर कभी कभी सवाल पूछा जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर ऑफ इंडियन सर्जरी इज. सो इंडियन सर्जरी के फादर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए धन्वंतरी, ऑप्शन डी चरक, ऑप्शन सी सुश्रुत, ऑप्शन डी आत्रेय. सो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी सुश्रुत है. जो सुश्रुत है उन्हें इंडियन सर्जरी के फादर के नाम से पुकारा जाता है या उनको एज अ फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन के नाम से भी पुकारा जाता है. सो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी सुश्रुत. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बिलो फॉलोइंग इमेज. सो ये जो इमेज यहाँ पर दी है इसको आइडेंटिफाई करना है. सो ऑप्शन ए वैक्सीन टैग, ऑप्शन बी वैक्सीन VVM, ऑप्शन डी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन डी यूजर और नॉट. सो इसका जो सही जवाब होगा वो वैक्सीन VVM होगा. सो वैक्सीन VVM मतलब क्या? वैक्सीन वॉइल मॉनिटर. जो हीट सेंसिटिव वैक्सीन्स होती है जिनको टेम्परेचर रेगुलेशन करना बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए ये टैग्स दिए होते हैं जिससे कि हमें पता चले कि ये यूजेबल है या अच्छे से इसकी कोल्ड चेन मेंटेन की गई है या नहीं है. सो यहाँ पर ये डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि ये यूजेबल है या ये डिस्कार्ड करने के कंडीशन. सो बेसिकली ये डायग्राम में यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो इनर पार्ट जो है वो लाइट कलर का है और बाहर का जो पार्ट है वो डार्क कलर का है. सो बेसिकली जो भी ऐसी वाइल आपको या ऐसा इंडिकेटर आपको दिखाई दे तो वो वैक्सीन यूजेबल कंडीशन में है ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो. अगर वैक्सीन की आउटर साइड और इनर साइड दोनों भी सेम कलर की है तो उसको डिस्कार्ड पॉइंट तक वो पहुँच गया है, उसको डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी है ऐसा हम समझ सकते हैं. अगर सपोज इनर पार्ट जो है वो डार्क है और आउटर पार्ट लाइट कलर का है तो वो
वो वैक्सीन हम किसी भी हालत में पेशेंट को यूज़ नहीं कर सकते, उसको डिस्कार्ड करना ही होगा। वो पेशेंट पे यूज़ करेंगे तो उसको पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन या फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो ये समझने के लिए ये वैक्सीन वाइल मॉनिटर के जो टैग्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो वैक्सीन वाइल मॉनिटर होगा। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप में से 4.4% ही ऐसे लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, बाकी के लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो या आपके नॉलेज में वैल्यू ऐड करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब का बटन आपके लिए तो फ्री है, बट हमारे लिए वो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है और नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। सो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा और कमेंट भी ज़रूर कर देना कि जो भी आपको डाउट्स हो, जो भी क्वेरीज़ है या नए कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज डन इन, जो पहली पॉपुलेशन काउंटिंग थी वो इंडिया में कब की गई थी? 1861, 1871, 1881 एंड 1891। जो फर्स्ट पॉपुलेशन काउंटिंग थी वो इंडिया में 1881 में की गई थी। सो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1881 होगा। लिमिट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ इज, सो जो बर्थ की रजिस्ट्रेशन करने की जो लिमिट होती है वो कितने दिनों की होती है? 7 days, 14 days, 21 days एंड नन ऑफ द अबव। सो आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी जो रजिस्ट्रेशन करने का ड्यूरेशन जो होता है वो 21 days का होता है। भीतर 21 days के भीतर हमें बर्थ की रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। सो बेसिकली 21 days इज़ द राइट आंसर। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO सिचुएटेड एट, जो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? न्यूयॉर्क, लंदन, गिवाना एंड ऑप्शन डी इज़ पेरिस। सो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी स्विट्ज़रलैंड। सो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड गिनावा में है। So next question is the last case of smallpox was reported in world 1977, 1979, 1978, 1982। जो स्मॉल पॉक्स की लास्ट केस थी वो जो कब रिपोर्ट की गई थी? स्मॉल पॉक्स की लास्ट जो केस थी वो 1977 में रिपोर्ट की गई थी। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो इस वीडियो के बारे में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और कौन से नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। और तब तक के लिए थैंक यू।